लिखो हेडिंग ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल्स में शुरू में क्या है कि बहुत सारा डेफिनेशन, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है, पहले वो सब क्लियर कर लो, फिर थ्योरम में सब पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो नंबर 1, एक एक करके पॉइंट वाइज लिखो। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर विथ 3 वर्टेक्स एंड 3 साइड्स। लिखो नंबर 1 पॉइंट, अ 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर with 3 vertex and 3 sides, with 3 vertex and 3 sides। अच्छा यहाँ बोर्ड पे देखो एक बार, सपोज करो ये कोई अगर ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें 3 एंगल क्या क्या होगा हम लोग के लिए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 साइड क्या होगा? ए बी, बी सी, सी ए। प्लीज बोर्ड पे ध्यान से देखो। सबसे पहला बात जो हम लोग को समझना चाहिए वो ये है कि हर ट्राइंगल के पास में टोटल 6 एलिमेंट होगा। 3 क्या होगा? एंगल, और 3 क्या होगा? साइड। हर ट्राइंगल के पास 3 साइड और 3 एंगल, टोटल मिला के कितना एलिमेंट? 6 एलिमेंट। और पूरा अंडरस्टैंडिंग इसी पे बेस्ड है। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ये बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, उसके नीचे लिखो एंगल्स का मतलब है ये और साइड्स का मतलब है ये। हो गया? सेकेंड पॉइंट लिखो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट means 6 elements, two triangles are congruent means 6 elements of the first triangle are exactly same, ब्रैकेट में लिखो exactly equal, ब्रैकेट बंद, to the corresponding 6 elements, to the corresponding 6 elements of the second triangle, फुल स्टॉप। बोर्ड पर देखो एक बार, इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना। एक बार पेन छोड़ दो आप लोग, अच्छे से देखो। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल से क्यूआरपी। इसको समझने का ट्राई करना। कहीं अगर बोला हुआ हो कि एबीसी पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है, और कहीं अगर बोला हुआ हो कि एबीसी क्यूआरपी के कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल के नेम में आप देखो सेम ही लेटर्स यूज किया हुआ है, बट क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है कि अलग अलग मीनिंग है? क्या अलग अलग होगा बताओ? सुनो, हमको एक बात तो मालूम है कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि पहले का 6 एलिमेंट और दूसरे का 6 एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल होगा। मतलब इसका 3 एंगल इसके 3 एंगल के बराबर है, इसका 3 साइड इसके 3 साइड के बराबर है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा साइड कौन से साइड के बराबर है। अब सुनो, यदि नेमिंग दिया हुआ कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पीक्यूआर, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है, और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप होगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मतलब फर्स्ट दो तो फर्स्ट दो, और क्या होगा बताओ? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सेकेंड दो तो सेकेंड दो, और बताओ? ए सी इज इक्वल टू पी आर, या आप बोल सकते हो कि सी ए इज इक्वल टू आर पी। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड अगर यहां से यूज करोगे तो यहां से भी फर्स्ट एंड थर्ड। लेकिन वहीं पे अगर ये ना लिख के ये लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, और साइड्स में क्या होगा बताओ? ए बी इज इक्वल टू क्यू आर। क्या ये बात समझ में आया? देखो कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल से सेम ही, लेकिन नेमिंग के ऑर्डर पे डिपेंड करके हम एलिमेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं। एलिमेंट्स से सिर्फ इक्वल नहीं होता, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होता है। मतलब अगर नेमिंग ऐसे किया हुआ है तो ये 3 एंगल का जोड़ा होगा और ये 3 साइड का जोड़ा होगा। लेकिन अगर नेमिंग का पैटर्न डिफरेंट है तो एंगल का जोड़ा ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक इसके बराबर था पी के,
लेकिन वहां ए किसके बराबर होगा, क्यू के। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, नेम। किस पे डिपेंड करता है, नेम पे। मुझे तीनों बाकी चीज बताइए। BC इज इक्वल टू RP, और बोलिए AC इज इक्वल टू QP। क्या ये पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ? लिखिए, इफ ट्राइंगल ABC, नहीं उसी के नीचे सेम पॉइंट है, उसी में लिखो, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ये सिंबल यूज करें, वर्ड्स में नहीं लिखना, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, देन ये 6 बात लिखो, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, और साइड्स के बीच में लिंक लिखो। सेकेंड लिखो अगेन, इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QRP, तो ये वाला 6 चीज लिखो, A इक्वल टू Q, B इक्वल टू R, C इक्वल टू P, और साइड्स के बीच में लिंक लिखो। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? नेक्स्ट लिखिए, मेथड्स, ये नया पॉइंट होगा, मेथड्स ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी, मेथड्स ऑफ प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी। नंबर 1 लिखिए, SAS, SAS, नंबर 1, अरे ध्यान से लिखो, SAS। नंबर 2 SAS, SSS। नंबर 3 आस सा, जो बोलो। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, AAS, आस, सा भी हो सकता है और आसा भी हो सकता है, ये तीनों लिखें। हो गया? और चौथा क्या था? रस, RHS। ये सारा बात आप लोगों को याद है? मेरे तरफ प्लीज, बोर्ड की तरफ देखो। SAS का फुल फॉर्म क्या था? साइड एंगल साइड। SSS का मतलब क्या था? साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या था? एंगल एंगल साइड। और इसका मतलब क्या था? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, जब कभी भी हम चाहते हैं कि सास प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हो, प्लीज बोर्ड पे देखो कि कैसे एप्लीकेशन होगा। सपोज करो ABC एक ट्राइंगल है और PQR एक ट्राइंगल है। मैं 2 बात बोल रहा हूं, साइड AB इज इक्वल टू साइड QR एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड से PR। ध्यान से सोचना, मैं बोल रहा हूं कि साइड AB इज इक्वल टू साइड QR एंड साइड BC इक्वल टू साइड PR। नाउ आई वांट टू प्रूव कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। विच एंगल्स मस्ट बी इक्वल? सोचो सोचो सोचो, B एंड R। देखो बुद्धि क्या होता है, बुद्धि ये होता है यहाँ पे कि जो 2 साइड आपके काम में आ रहा है ना, उसके बीच वाला एंगल। बात आ रहा समझ? आप एंगल तो किसी से भी किसी को इक्वेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं बोलूं कि एंगल A इक्वल टू एंगल Q है, विल आई बी एबल टू क्लेम कॉन्ग्रुएंसी देन? नो। अरे बात आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? अगर मैं एंगल A को एंगल Q से इक्वेट कर दूं, या एंगल A को एंगल P से इक्वेट कर दूं, या एंगल C को एंगल Q से कर दूं, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर लूं, उससे कॉन्ग्रुएंसी का क्लेम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंसी क्लेम हो, तो जिन पेयर ऑफ साइड्स को आपने इक्वल प्रूफ किया है, उनके मिडिल में जो एंगल आएगा, वही एंगल्स आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? थोड़ा जोर से, B इज इक्वल टू R। अच्छा सुनिए, अगर ऐसा होता कि ये ना हो कि ये हो जाता, तब क्या करना पड़ता? B इज इक्वल टू Q। सपोज करो ये ना हो के ये होता, तब क्या करना पड़ता? A इज इक्वल टू Q। दिमाग काम कर रहा है ना आप लोग का? और सास प्रॉपर्टी का दूसरा कोई पैटर्न वर्क नहीं करता है। बात आया समझ? अगर मैं बोल दूं कि हाँ ये इक्वल है, ये इक्वल है, साथ में से एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, वर्क नहीं करेगा। स्टिल यहाँ पे सोचो, SSA तो हो ही रहा है, शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इफ आई से कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो SSA कुछ उस टाइप का हो रहा है, बट दिस इज नो थ्योरम। इससे आप कॉन्ग्रुएंसी क्लेम नहीं कर सकते, ये फालतू बात है, इसका मैथमेटिक्स में कोई महत्व नहीं है, बेकार, इनफैक्ट नॉनसेंस बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बताइए? नॉनसेंस। सेंस कौन बनाएगा? सास। सास का सिर्फ सास वाला ही सेंस है। और बात सुनिए, SSS का मतलब क्या है? तीनों साइड आपस में बराबरी में हो। उसके बाद में ये बहुत टाइप से सेंस बनाता है। ये आस के थॉट में भी सेंस बनाएगा, सा के थॉट में भी सेंस बनाएगा, और आशा के थॉट में भी सेंस बनाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ?
कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो ट्राइंगल आप ले लीजिए और किन्हीं भी दो एंगल को आप इक्वल कर लीजिए, इसके बाद में आपको बस एक ही काम बच जाता है, जस्ट प्रूव एनी वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। बात आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? जैसे यहाँ पे साइड्स आपने चुना, साइड्स चुनने के बाद में आपको बीच वाला एंगल ही चाहिए, यहाँ पे ये एंगल चाहिए और यहाँ पे ये एंगल चाहिए। वैसे इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, अब तीन साइड है आपके पास, आप किसी भी साइड को इक्वल प्रूव कर लीजिए, कोई एक पेयर ऑफ साइड जैसे इक्वल हो जाएगा, आपका काम खत्म। क्या ये बात आया समझ? क्या ये बात आया समझ? लग नहीं रहा है? पक्का आ गया। और आरएचएस आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आरएचएस में क्या होता था? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसको भी प्लीज समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई दो ट्राइंगल है एबीसी और पीक्यूआर, एक चीज तो निश्चित है कि 90 डिग्री तो इक्वल हो गए, इसके साथ में हमको चाहिए कि 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज वो इक्वल होना चाहिए। अब इसके भी पास साइड कितना बचा? 2, और इसके पास भी साइड कितना बचा? 2। कोई भी एक पेयर ऑफ साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो आपका काम खत्म, ठीक है। एंड वंस यू हैव प्रूवन एनी टू ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय एनी वन ऑफ दीज, उसके बाद में जो 6 एलिमेंट इक्वल वाला बात है वो आप हमेशा क्लेम कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि एक बार आप इनमें से कोई भी क्राइटेरिया लगा के ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तो ये चीज हमेशा क्लेम हो सकता है, सारा का सारा। इज दिस थिंग क्लियर? थोड़ा के पूरा 100%। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नंबर 1, बोलो, लिखो। नंबर 1, मीडियन। मीडियन, मीडियन क्या होता था? सुनिए, ध्यान से सुनिए। मीडियन का सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि लाइन जॉइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। बात सुनिए क्या बोल रहा हूं। लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। इसके साथ 2-3 बात और है। डेफिनेशन पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? अरे पड़ा कि नहीं पड़ा? देख लीजिए, चित्र देखिए, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। एबीसी और ये डी, ठीक है। डी क्या है? चीखिए, किसका? बीसी का। बेहतरीन। एक ट्राइंगल में, एक त्रिभुज में कितना मीडियन होगा? 3 मीडियन होगा। बी वाला किससे जुड़ेगा? एसी के मिड पॉइंट से, एसी के मध्य बिंदु से। यहां पे मान लीजिए कि ये ई है, और सी किससे जुड़ेगा बताओ? थोड़ा जोर से बताओ, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, क्लास में बोला करें। समझ में आ रहा है? अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या, देखो, एक बात पक्का है कि एक ट्राइंगल में हमेशा 3 मीडियन होगा, और वो 3 मीडियन हमेशा एक पॉइंट पे मीट करेगा। जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ही वीआईपी टाइप आदमी होता है, इसका नाम होता है सेंट्रॉइड। क्या नाम होता है इसका? CENTROID होगा ना, सेंट्रॉइड। देखिए ये नाम समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बताइए मीडियन क्या होता है? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। एक और बार दोहराइए, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। एक ट्राइंगल के पास में कुल मीडियन कितना होगा? 3। तीनों एक पॉइंट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जहां मिलेगा उस बिंदु को क्या बोलोगे? सेंट्रॉइड। क्या बोलोगे उसको? लिखो इस बात को, लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग vertex of a triangle, vertex of a triangle with midpoint of opposite side, midpoint of opposite side, full stop। ये लिख लो, आगे लिख लो, is called, साइड के बाद में लिखो is called median, is called median, is called median। जरा मेरी तरफ देखो, ये 3 मीडियन होगा, तीनों एक जगह पे मीट करेगा, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहेंगे। ये बात मैं लिखाऊंगा नहीं, आप कॉपी में बस ये फोटो बना लो बढ़िया से। मीडियन का परिभाषा लिखाते समय, मीडियन का डेफिनेशन समझाते समय मैंने एक बार भी परपेंडिकुलर शब्द का यूज किया गया? तो जब कभी भी मीडियन मीडियन सुनोगे, परपेंडिकुलर सोचना ही मत।
नेवर थिंक ऑफ परपेंडिकुलरिटी व्हाइल टॉकिंग अबाउट मीडियन। क्या ये बात समझ में आया? मीडियन से परपेंडिकुलर होने का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मीडियन से मिड पॉइंट का प्रॉपर्टी। किसका प्रॉपर्टी है? मिड पॉइंट का। ध्यान से देख लो, बाद में जाके इन्हीं सब चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है। मीडियन मतलब वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। मीडियन मतलब वर्टेक्स और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। अब दूसरा डेफिनेशन सुनो, ऑल्टीट्यूड। क्या बता रहा हूं बोलो? या फिर परपेंडिकुलर। क्या बोल रहे हैं बताओ? परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड। नाम दो बार लो, परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड। और एक बार बोलो, परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड। डेफिनेशन ध्यान से सुनो। मीडियन का क्या था? लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। परपेंडिकुलर का डेफिनेशन सुनिए, लाइन विच जॉइंस वर्टेक्स एंड इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। ध्यान से सुनो, डिफरेंस है दोनों में। मीडियन है लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड, और परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। यहां पे मिड पॉइंट का कोई बात नहीं है। बात आया समझ? ये जो पॉइंट है, सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बी डी इज इक्वल टू डी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमको इन सब बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात पक्का है कि क्या होगा बताओ? ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी तो होगा ही होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है। क्या ये बात समझ में आया? अगर ए डी ऑल्टीट्यूड है तो ये 100% होगा, लेकिन ये वाला चीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली इस केस में बी डी इक्वल टू डी सी होगा 100%, लेकिन ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं, कुछ कुछ स्पेशल ट्राइंगल होता है जहां पे मिड पॉइंट भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा, लेकिन इन जनरल whenever you think about median, always think like this, never think like this, and whenever you talk about perpendicular, think like this, never think like this। क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? परपेंडिकुलर डेफिनेशन बोलो फिर। लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स एंड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ में आया? एक सेकंड रुको, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। नॉर्मली हम हमेशा ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं, है ना? बोर्ड पे प्लीज चित्र को देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल। लेकिन क्या कभी ट्राइंगल ऐसा नहीं हो सकता? पक्का हो सकता है। नजर थोड़ा ध्यान से गड़ाना बोर्ड पे, बहुत बढ़िया बात करेंगे अभी। जैसे मीडियन 3 टू हुआ, परपेंडिकुलर भी कितना टू हुआ? चीखो, ठीक। 1 2 3, वो भी मिल रहा था, ये भी मिल रहा है। इस बिंदु का नाम क्या है? ऑर्थो सेंटर। सही, ये नाम में उलझो मत, ऑर्थो और थो सेंटर। बात आया समझ? अब ध्यान से सुनो, ये ऑर्थो सेंटर तो ठीक है, ये वर्ड है, सिंपल है, कोई खास बात नहीं, अपन समझ जाएंगे इसको। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। जैसे मीडियन का मीटिंग पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड, वैसे ही परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। अब खास चीज जो हमको समझना है वो ये है कि ट्राइंगल में बी ऑफ दिस शेप। ये ट्राइंगल कहलाता है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या कहलाता है? इतना हल्का से, जोर से बोलो। ई ट्राइंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब देखो, दुख या सुख क्या है? देखो, मीडियन जो है इस ट्राइंगल का, मीडियन मतलब क्या? ये पॉइंट और इसके ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। बोलो हाँ सर। तो मीडियन इसका ऐसा होगा। लेकिन ऐसे ही ट्राइंगल में यदि आप ऑल्टीट्यूड सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ऑल्टीट्यूड सोचिए कहां होगा? ऑल्टीट्यूड बाहर होगा। यही महत्वपूर्ण बात, ऑल्टीट्यूड बाहर होगा। यह चीज हमेशा याद रखना कि ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल का 2 ऑल्टीट्यूड हमेशा बाहर होगा। एक्चुअल में होगा कितना ऑल्टीट्यूड? 3। एक तो ये वाले वर्टेक्स से आएगा, एक ये वाले वर्टेक्स से आएगा और एक ये वाले वर्टेक्स से आएगा। ये वाला तो चलो अंदर होगा, ठीक है, और ये वाला भी जो है ये इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, और ये यहां पे ऐसे होगा। बात आया समझ? अब कहने का मतलब है कि इस टाइप के ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पता नहीं। होगा वाले हाथ उठाएं, नहीं होगा वाले हाथ उठाएं। देखो, अरे बैठे मत, फिर उठा के खड़ा करके पूछूंगा। सब लोग हाथ उठाओ, एक बार तो हाथ उठाना ही है। होगा वो वाले हाथ उठाएं पहले। होगा, होगा, नहीं होगा,
इज्जत से उठा, नीचे की तरफ क्या उठाते हैं? ठीक है, सुनो होगा, बात सुनो कैसे होगा। मैंने बोला कि परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट, परपेंडिकुलर का मीटिंग पॉइंट, आप ध्यान दें, ये परपेंडिकुलर है, खींच लीजिए, ये परपेंडिकुलर है, खींच लीजिए, और ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये यहीं से पास होगा, ऑर्थो सेंटर बाहर होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? मीडियन का मीटिंग पॉइंट लेकिन हमेशा अंदर ही होता है, उसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको मिड पॉइंट चाहिए ना, तो एक मीडियन ऐसा, एक मीडियन ऐसा, और एक मीडियन कुछ इस टाइप का होगा, ये हमेशा अंदर होता है, कोई टेंशन नहीं। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर मे बी इनसाइड, इट माइट बी आउटसाइड। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर? थोड़ा की पूरा लिखिए, पहले लिखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्लैश ऑल्टीट्यूड, दोनों का मतलब एक ही है, परपेंडिकुलर स्लैश ऑल्टीट्यूड। लिखिए इसमें लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स, line joining vertex with opposite side, with opposite side at 90 डिग्री, at 90 डिग्री, मतलब वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को जोड़ा जाएगा, लेकिन एंगल उनके बीच कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। क्लियर हुआ? नीचे लिखिए, नीचे इनफैक्ट लिखेंगे क्या, पहले ये बनाइए, ये ऊपर वाला बनाओ पहले, ऑर्थो सेंटर मार्क करो, हाँ पहले ऊपर वाला जो नॉर्मल है वो बनाओ, अब नॉर्मल बाद में। सुनो बोर्ड पर देखो, अब इसके नीचे ना एक नोट लिखो, नोट में देखो, इन केस ऑफ obtuse angled triangle, obtuse angled triangle, in case of obtuse angled triangle, the perpendicular lies outside, the perpendicular lies outside. In case of obtuse angled triangle, the perpendicular lies outside. बस ये एक सिंपल डायग्राम बना लो, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए होगा आप लोगों को। ए बी सी, ये वाला पॉइंट डी, डायग्राम ध्यान से बनाएं। हो गया सबका? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। इसमें लिखो एनी लाइन which bisects a angle, which bisects a angle, ब्रैकेट में लिखो, that is divides it into two equal parts, that is divides it into two equal parts, is called angle bisector, is called angle bisector। बोर्ड पर देखो, ट्राइंगल में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ए बी सी और यहां पे ए डी, एंड आई एम सेइंग कि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। क्या बोल रहा हूं मैं? ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। फिर दोहराते हैं बात को, ए डी क्या है? एंगल बाइसेक्टर। टेल मी रिलेशनशिप बिटवीन बी डी एंड डी सी। कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, वो सब फालतू बात नहीं। एक्चुअल में बात सुनो, मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, जब मीडियन बोला जाएगा बी डी इक्वल टू डी सी, जब परपेंडिकुलर बोला जाएगा तो ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और जब एंगल बाइसेक्टर का बात करेंगे मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। वापस से एक ट्राइंगल के पास में कुल कितना एंगल बाइसेक्टर होगा? 3। कितना होगा? अरे चिल्लाओ, एक ये होगा और एक और होगा, ऐसा समझ में आ रहा है? और इसका भी एक मीटिंग पॉइंट है, ये कहलाता है इन सेंटर। कॉपी कीजिए, देखो अब सुनो बात सुनो, नाम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इतना ही नाम होता है। क्या ये सारा नाम आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है कहीं पे भी?
100%। मैं एक और बार पूछ लेता हूं, मीडियन मतलब क्या था? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स विथ मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड। कभी मीडियन बोलेंगे तो ऑपोजिट साइड बराबर के दो टुकड़ों में बट जाएगा, यही अंडरस्टैंडिंग है। कभी परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड शब्द का नाम लेंगे तो मतलब जो लाइन आपने बनाया है वो बेस के परपेंडिकुलर होगा। वहां पे ये आधा आधा वाला बात मत सोचना। परपेंडिकुलर बोलेंगे तो BD इक्वल टू DC हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बात आया समझ? एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे तो क्या सोचोगे? कुछ नहीं, जो एंगल को दो टुकड़ों में बांट रहा है। बात आया समझ? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कहां होता है? अंदर की बाहर? दो टू बाहर होता है, एक टू अंदर होता है। हालांकि हमको कभी भी इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमेशा बाहर वाला का ही काम पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? मीडियंस का मीटिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। ऑल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट ऑर्थो सेंटर। उसके बाद में एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट इन सेंटर। एक आखिरी शब्द बच गया है, वो भी मैं लिखा देता हूं, पहले समझ लो उसको। एक शब्द है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या वर्ड है बताओ? थोड़ा जोर से बताओ प्लीज, बोर्ड पर देखो, एकदम ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने जो 3 डेफिनेशन आपको लिखाया है सबका लिंक वर्टेक्स से था। किससे था? ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूं कि इसके पहले 3 शब्द जो मैंने बताया सारा लाइन वर्टेक्स से शुरू होता था और वर्टेक्स से ही उसका प्रॉपर्टी है। मीडियन ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर एंगल का दो टुकड़ा। अब जो मैं बोला उसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। ये शब्द में ही सब कुछ है। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। मतलब हर लाइन के पास एक ऐसा कोई लाइन हम बना सकते हैं जो उसके परपेंडिकुलर भी होगा और जो उसको बाइसेक्ट भी करेगा। बोलो हाँ सर। और इस लाइन का वर्टेक्स से कोई लेन देन नहीं है, मैंने वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ ही नहीं करेंगे। ये लाइन हमेशा एक साइड को लेके बनाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुआ? और टोटल ऐसा वापस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? जोर से बोलो। सुनो बात, ये इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। एक इसका आएगा इस टाइप का, ताकि ये साइड इक्वल हो, और आखिरी वाला कहीं इसका आएगा ताकि ये वाला और ये वाला इक्वल हो। ऐसे देखने में अजीब लग रहा है बट ये होगा, हर ट्राइंगल के पास में ऐसा होता है। बात आया समझ? और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है सरकम सेंटर। कॉपी कीजिए, ये पहले डेफिनेशन लिखिए। लिखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, लाइन which is perpendicular to a side, line which is perpendicular to a side of a triangle and also bisects it and also bisects it। बात आया समझ? डेफिनेशन पढ़ लो तो एक बार। मन को अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है? अरे अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? समझ में आ रहा है ना बेसिकली? और सरकम सेंटर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकमात्र ऐसा चीज है जिसका वर्टेक्स से कोई लिंक नहीं है। ठीक, बना लो इसको। अब एक नोट लिखो, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो मीडियन कॉमा ऑल्टीट्यूड कॉमा एंगल बाइसेक्टर कॉमा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, all are represented by the same line। all are represented by the same line। ठीक है, चलो मेरी तरफ देखो। मीडियन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आप लोग को? ऑल्टीट्यूड का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? मीडियन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? परपेंडिकुलर का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? या ऑल्टीट्यूड का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? उसके बाद में क्या था? एंगल बाइसेक्टर क्लियर है?
और आखिरी था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बात सुनो, नॉर्मली जो स्केलिन ट्राइंगल आप बनाओगे जिसमें तीनों साइड अनइक्वल होगा, उस ट्राइंगल में ये सारा लाइन अलग अलग होगा, मीडियन अलग होगा, परपेंडिकुलर अलग होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग होगा, और आपके एंगल बाइसेक्टर भी अलग होगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा सिमेट्रिक ट्राइंगल है जिसमें एक ही लाइन बनेगा, वही मीडियन भी बनेगा, वही ऑल्टीट्यूड भी बनेगा, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, और वही आपके एंगल बाइसेक्टर भी होगा। क्या ये बात समझ में आया? ये चीज अपन हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब नया हेडिंग लगाओ, लिखो सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। लिखो two polygons are said to be similar. Two polygons are said to be similar if number one, नीचे लिखना, number one, their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal, and number two, their corresponding sides. Number two, their corresponding sides are proportional. Number two, their corresponding sides are proportional. Proportional के ब्रैकेट में लिखो ratio of corresponding sides, ratio of corresponding sides are equal. Ratio of corresponding sides are equal. बोर्ड पर देखो, सपोज करो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD और एक और क्वाड्रिलेटरल है PQRS। इनको कॉन्ग्रुएंट अगर रखना था तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये वाला था, प्लीज ध्यान से देखना, ये सिंबल था। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या था कि इसका सारा एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, और इसका सारा साइड इसके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या हो, बोलो जोर से बोलो, इक्वल। लेकिन सिमिलर का सिंबल ये वाला होता है, और सिमिलर होने का मतलब सुनो क्या होता है, इसका टोटल एंगल कितना होगा, 4। पहला एंगल होगा A, दूसरा एंगल होगा B, तीसरा एंगल होगा C, और चौथा एंगल होगा D। करेस्पॉन्डिंग जो भी इसके पास एंगल है ना, वो इसके इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? पहला किसके? P, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ में आया? और जो साइड से प्रोपोर्शनल वाला बात है ना, उसको समझने का ट्राई करना। इसका पहला साइड क्या पिक कर सकते हो, AB, और इसका क्या पिक कर सकते हो, इसका दूसरा BC, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका चौथा। ये है प्रोपोर्शनल होने का मतलब। कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे साइड्स एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि इसका जितना साइड है और इसका जितना साइड है, उनमें जिसमें करेस्पॉन्डिंग का रिलेशनशिप है, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर यहां से पहला दूसरा लेटर यूज कर रहे हैं, सपोज करो पहला साइड पिक करने के लिए AB साइड पिक कर रहे हैं, तो यहां से पहला साइड क्या पिक करेंगे, PQ, यहां से दूसरा साइड क्या पिक होगा, BC, और यहां से दूसरा साइड क्या पिक होगा, QR। अब AB बाई PQ और BC बाई QR का जो वैल्यू है, जो इनके रेशियो का वैल्यू है, वो इक्वल होना चाहिए। साइड्स का लेंथ इक्वल हो, इक्वल नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो ऐसा है कि AB का वैल्यू 5 है, PQ का वैल्यू 10 है, BC का वैल्यू 4 है, QR का वैल्यू 8 है, CD का वैल्यू 6 है, RS का वैल्यू 12 है, AD का वैल्यू 12 है, PS का वैल्यू 24 है। इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है कि साइड्स इक्वल नहीं है लेंथ में, लेकिन जब कभी भी हम जब उनका रेशियो देखेंगे, भाई 5/10 कितना होगा, हाफ, 4/8 कितना होगा, हाफ, 6/12 कितना होगा, हाफ, 12/24 कितना होगा, तो हर केस में रेशियो तो सेम आ रहा ना। प्रोपोर्शनैलिटी का यही मतलब है कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपके पास वो इक्वल नहीं होगा, लेकिन उनका रेशियो हर केस में इक्वल आएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या ये बात क्लियर हुआ? थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ? करेस्पॉन्डिंग वर्ड आपको समझ में आ रहा है? सुनिए, यदि क्लियर हुआ तो मुझे इसका जवाब दीजिए। ABCD अगर सिमिलर हो जाए,
पी एस आर के, तो बोलिए क्या होगा? एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल, गलत कर रहे हो। ए इक्वल टू क्यू, बी इक्वल टू पी, सी इक्वल टू डी इक्वल टू, श्योर हो ना? साइड्स वाला बोलो, ए बी बाय क्यू पी इज इक्वल टू बी सी बाय पी एस इज इक्वल टू, हाँ और क्यू आर। क्या ये क्लियर हुआ? सिमिलैरिटी का ये मतलब है। थोड़ा है समझ के, बुरा है समझ। अच्छा, कंडीशंस 1 के खत्म होने के बाद मैंने एक वर्ड लिखाया है एंड, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो एंड लिखो, अरे अच्छे से लिखो, उस एंड को अंडरलाइन करो। 1 के बाद जहां मैंने एंड लिखा है उसको अंडरलाइन करें, ठीक। अब एक दूसरा बात लिखें, या दूसरा बात क्या लिखेंगे? पहले एक काम करेंगे, ये लिखिए, पहले लिखो इट इज, एंड को अच्छे से अंडरलाइन कर लो, जहां खत्म हो गया उसके नीचे एक बात लिखो, देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वाला सिंबल बनाओ कि ये सिंबल है सिमिलैरिटी का सिंबल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। फिर नीचे लिखो इफ ए बी सी डी सिमिलर पी क्यू आर एस, देन इफ ए बी सी डी सिमिलर पी क्यू आर एस, देन ये बात लिखो, पहले ये 4 एंगल का कंडीशन लिखो और फिर ये साइड वाला कंडीशन लिखना। नेक्स्ट इसके नीचे लिखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें लिखो टू ट्राइंगल्स आर said to be similar if नीचे लिखो नंबर 1 the corresponding angles are equal, and नंबर 2, ये एंड मत लिखो, इसमें 1 के बाद में और लिखो, नंबर 1 लिखो the corresponding angles are equal, और नंबर 2 the corresponding sides are proportional, the corresponding sides are proportional। बोर्ड पर देखो, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, बोलो क्या क्या होगा? सब लोग बोलो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और साइड्स में ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब एक खास बात थोड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले इन सब चीज से अपना दिमाग हटा लो, कॉपी बंद कर लो आप लोग, ध्यान से मेरे तरफ देखो। मैं आप लोग को जनरल थॉट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी समझाने का ट्राई करूंगा। कोई भी चीज को देखने का या उसको मापने का ना 2 पैरामीटर होता है, एक होता है उसका साइज और दूसरा होता है उसका शेप। ध्यान से सुनना, एक होता है उसका साइज और दूसरा होता है उसका शेप। जिस किसी भी 2 फिगर के अंदर में जो भी कोई 2 डायमेंशन, मतलब 2D मतलब जिसको आप कॉपी में बना सको, वैसे फिगर्स के बीच में अगर शेप और साइज दोनों इक्वल है तो फिगर कॉन्ग्रुएंट, और यदि शेप सेम है साइज डिफरेंट है, बात ध्यान से सुने, शेप सेम साइज डिफरेंट, तो वो फिगर कहलाता है सिमिलर। एग्जाम्पल से समझेंगे बात को। देखो, मेरा ये हाथ और मेरा ये हाथ, ये दोनों देखने में एक जैसा है कि नहीं? और खास बात क्या है कि शेप तो सेम हो गया, साइज एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है, तो ये मेरा दोनों हाथ एक दूसरे से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। लेकिन मेरा एक हाथ और आप लोग में से किसी एक का हाथ देखने में सिमिलर होगा? अरे सिमिलर होगा कि नहीं होगा? लेकिन मिलाएंगे तो बराबर थोड़े आएगा, नहीं आएगा। तो कॉन्ग्रुएंट हुआ कि सिमिलर हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी ऐसा 2 चीज जिनका शेप एज वेल एज साइज दोनों एक्यूरेटली सेम हो, और तो उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का खास बात ये होता है कि जब आप एक फिगर को उठा के दूसरे पे रखोगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाता है। बात आया समझ? जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था, एक दूसरे पे रखा, एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया, देखो कोई कम बेसी नहीं हो रहा है।
लेकिन सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि देखने में वो एक जैसा होता है, लेकिन एक छोटा होगा और दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आया? ये है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस का अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट चीज है कि सिमिलैरिटी हम लोग दो चीजों पे बात करेंगे, पहला पॉलीगॉन पे और दूसरा किस पे, ट्राइंगल पे। पहला किस पे, दूसरा क्या ट्राइंगल पॉलीगॉन है कि नहीं? ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है, लेकिन जब हम पॉलीगॉन बोलेंगे तो हम मीन करेंगे कि 4 या 4 से ज्यादा साइड वाला। अगर 4 या 4 से ज्यादा साइड वाला कोई पॉलीगॉन है तो फर्स्ट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों होल्ड करेगा तो ही वो सिमिलर होगा। बात को ध्यान से समझना। अगर आप 4 या 4 से ज्यादा साइड के फिगर्स के सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और अ पेंटागन और अ हेक्सागन, देन साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल एंड द एंगल्स मस्ट बी इक्वल। दोनों कंडीशंस को अलग अलग से चेक करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ ट्राइंगल्स एक स्पेशल बात है कि अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी होल्ड हुआ तो दूसरा प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा। सो इन केस ऑफ ट्राइंगल वी डोंट हैव टू चेक फॉर बोथ द प्रॉपर्टीज। ये चीज हमेशा याद रखना। इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन फर्स्ट कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है और सेकंड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों होल्ड करेगा तो ही सिमिलर बोलेंगे। बात आया समझ? लेकिन इन केस ऑफ ट्राइंगल्स अगर दोनों में से एक भी होल्ड करेगा तो हम उसको सिमिलर बोल देंगे। इज दिस थिंग क्लियर? इसीलिए सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स में मैंने पॉइंट 1 के बाद में एंड लिखाया और सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में पॉइंट 1 के बाद में मैंने क्या लिखाया, और लिखाया। अब एक नेक्स्ट खास बात सुनो, ये तो हो गया कि सिमिलर कब बोलेंगे या सिमिलर कब नहीं बोलेंगे। फिर से एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन या हेक्सागन को सिमिलर बोलने के लिए कितना कंडीशन चेक करना जरूरी है? चीखिए, दो है ना। पहला क्या है, एंगल्स मस्ट बी इक्वल। दूसरा क्या है, साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। एंड बट इन केस ऑफ ट्राइंगल्स कितना कंडीशन होने से काम हो जाएगा? कोई भी एक। फर्स्ट होल्ड हुआ सेकंड वाला ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा, सेकंड होल्ड हुआ फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली होल्ड करेगा। ये तो बात हो गई कि सिमिलर कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई पहले से ही सिमिलर बोल रहा है, कोई बोल दिया आपको कि हाँ ये सिमिलर है, आपको ढूंढना नहीं है, तो आप क्या क्या सोचेंगे मन में? अगर इसको सिमिलर बोल दिया जाए तो आप ये भी सोचेंगे एंड ये भी सोचेंगे। और ट्राइंगल्स के केस में भी अगर सिमिलर बोल दिया जाए तो आप ये भी सोचेंगे और आप ये भी सोचेंगे। अगर आपको खोजने के लिए बोला जाए, बोले चेक करो सिमिलर है कि नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल्स के केस में 2 क्राइटेरिया चेक करेंगे और ट्राइंगल्स के केस में 1 चेक करने से हो जाएगा। बट जब बोला जाए कि देखो सिमिलर है तो मन में हमेशा कितना बात आएगा? मन में हमेशा 2 बात आना चाहिए। सिमिलर अगर ये हो गया तो पक्का ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा, और ट्राइंगल्स में भी अगर सिमिलर हो गया तो ये भी होल्ड करेगा, ये भी होल्ड करेगा। लेकिन सिमिलर है कि नहीं अगर वो चेक करना है तो इस केस में 2 बात चेक करेंगे और उस केस में सिर्फ 1 बात चेक करेंगे। बात घुसा माथा में कि नहीं घुसा? दोहराएं कि हो जाएगा? फिर भी इच्छा एक बार दोहराएंगे। आप लोग बोलिएगा, मैं बस पूछ लेता हूं। अगर मैं बोलूं कि इसका सिमिलैरिटी चेक करो, मैं बोल नहीं रहा कि सिमिलर है, मैं बोल रहा हूं कि चेक करो, तो कितना बात चेक करोगे? क्या क्या? एंगल्स का इक्वलिटी और साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी। मैं बोलूं कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है, चेक करो, कितना बात चेक करोगे? कोई भी एक बात, आइदर ये वाला बात या फिर ये वाला बात। लेकिन मैं अगर बोल दूं कि सुनो सुनो ये सिमिलर है, तो मन में क्या क्या बात आएगा? 2। ये वाला भी आएगा और ये वाला भी आएगा। और यदि मैं बोल दूं कि ये भी सिमिलर है तो मन में कितना बात आएगा? ये भी आएगा और ये भी आएगा। समझ में आया सब चीज? थोड़ा की पूरा 100%। अच्छा एक बात और सुनो, यदि सपोज करो यहाँ PQR मिटा के मैं कुछ घटिया सा करूं, RZT लिख दूं, मुझे बताओ तो क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल, वेरी गुड। दूसरा, तीसरा, सबको समझ में आ रहा है? साइड्स वाला बताओ। AB बाय RZ, BC बाय ZT इक्वल टू AC बाय। क्लियर हुआ सबको? लिखो इस बात को। नीचे लिखो, इफ ट्राइंगल ABC, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल RZT, ये PQR ही लिखो, छोड़ो ऐसे टेस्ट कर रहे थे। देखो इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, सिमिलर ट्राइंगल PQR, देन नीचे लिखो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, और साइड में लिखो AB बाई PQ इज इक्वल टू
BC by QR इज इक्वल टू AC by PR, AC by PR, ठीक है। और ये वाला भी अलग से लिख लो, नीचे लिखो if triangle ABC similar triangle RZT, देन ये बोर्ड से कॉपी करो फटाफट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ब्रैकेट में लिखना थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ब्रैकेट के अंदर थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ब्रैकेट के अंदर थेल्स थ्योरम, ठीक है। बोर्ड पर देखो, पहले इसके रिजल्ट को समझो और फिर इसका प्रूफ कराते हैं। प्लीज ध्यान से देखो, सपोज करो कोई एक ट्राइंगल है आप लोग के पास, ट्राइंगल का नाम है ABC। मैं 3 डायग्राम बनाता हूं, दूसरा ट्राइंगल भी ABC और तीसरा ट्राइंगल भी सपोज कीजिए ABC। अब आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि इनमें से तीनों में से कोई भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? लाइन। कैसा? किसी एक साइड के पैरेलल। अब सपोज कीजिए कि आप BC के पैरेलल बना सकते हैं, या फिर आप AC के पैरेलल बना सकते हैं, आ जाओ, और या फिर आप AB के पैरेलल भी बना सकते हैं, ठीक है। जो भी साइड आप बनाएंगे उसका एक नाम दीजिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे नाम है DE, यहाँ पे भी नाम है DE, और यहाँ पे भी नाम है D। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये जो साइड है ये इसके पैरेलल होना चाहिए, यहाँ ये वाला इसके पैरेलल, और यहाँ ये वाला इसके पैरेलल। BPT कहता है कि इफ इन एनी ट्राइंगल ABC you have DE parallel BC, then you will always have AD by DB is equal to AE by EC। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट ये है कि इफ इन एनी ट्राइंगल वन साइड इज पैरेलल टू अदर साइड, या if in any triangle a side drawn is parallel to one side, then it divides the remaining two sides in same ratio, ठीक है। अंग्रेजी वाला स्टेटमेंट लिखा देंगे। बेसिक मुद्दा का बात यह है कि एक ट्राइंगल के पास में टोटल 3 साइड होगा, इस 3 में से किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन बनाते हैं तो वो बचे हुए 2 साइड्स को कहीं ना कहीं काटेगा, और जहां काटेगा उसके अकॉर्डिंगली वो उसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देगा। जैसे यहाँ पे 2 पार्ट्स क्या क्या हो रहा है, AD, DB, और दूसरे वाले में 2 पार्ट्स क्या क्या हो रहा है, AE, EC। BPT बोलता है कि इन दोनों पार्ट्स का जो रेशियो होगा ना वो इक्वल हो। यही BPT का रिजल्ट है। समझिए इस चीज को। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है कि डाउट है? बताओ। अरे क्लियर है कि डाउट है? ये वाला में बताओ तो BPT का रिजल्ट क्या होगा। रुको, इसमें सबसे पहले पैरेललिज्म किसके बीच में ये बताओ। DE इज पैरेलल टू AC, सो व्हाट विल द रिजल्ट, BD बाय, सब लोग बोलो, DC इज इक्वल टू BE बाय EA। समझ में आया आप लोग? थर्ड वाले में सोचो, पैरेललिज्म किसके बीच में है, DE पैरेलल, बोलो जोर से, AB। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? और रिजल्ट क्या होगा बताओ, CD, सब लोग बोलो, CD बाय DB इज इक्वल टू CE बाय EA। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को? रिजल्ट दोबारा डिस्कस करते हैं, प्रूफ इसके बाद करेंगे। किसी भी एक ट्राइंगल के पास में टोटल साइड कितना होगा? अब देखो, चुप मत रहो, जोर से बोलो, 3 साइड होगा। आप उस 3 में से किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए। वो जो लाइन है वो बचे हुए 2 साइड्स को 2 पॉइंट पे काटेगा। 2 पॉइंट पे जब वो काटेगा तो वो बचे हुए 2 साइड्स को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। पहले साइड का 2 पार्ट और दूसरे साइड का 2 पार्ट। BPT कहता है कि इन दोनों पार्ट्स का रेशियो सेम होगा। बस ये रिजल्ट है BPT का। क्या ये समझ में आया आप लोग को? क्या ये सारा चीज क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट कहीं पे भी? पक्का? चलो इसका रिजल्ट बताओ। तो सपोज करो PQR एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक लाइन है X और ये Z है। बताओ क्या रिजल्ट होगा। मैं बोल देता हूँ कि ये और ये पैरेलल है। बोलो रिजल्ट क्या होगा, RX बाय XP, RX बाय XP इज इक्वल टू RZ बाय ZQ। मतलब कि जैसे जो बेस है ना आपके, उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स देख लो, और वर्टेक्स से स्टार्ट करो, वर्टेक्स से आधा हिस्सा, फिर बाकी हिस्सा, फिर वर्टेक्स से आधा हिस्सा और फिर बाकी हिस्सा। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? एक रिजल्ट और बताओ। मान लो कि X, Y, Z
और ये लाइन है P, ये लाइन है Q, क्या रिजल्ट होगा? सब लोग बोले XP बाय PY इज इक्वल टू XQ बाय QZ। बीपीटी का रिजल्ट सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है कहीं पे? 100%। प्लीज अब बोर्ड पे इसका प्रूफ देखो, मैं पहले दिखा देता हूं और फिर लिखा दूंगा। ध्यान से प्रूफ देखना, प्रूफ थोड़ा लंबा है लेकिन प्रूफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देखो सबसे पहले गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन के विषय में सोचते हैं हम लोग। इस सिचुएशन में बीपीटी के अकॉर्डिंगली गिवन क्या होगा आप लोग के पास में? ऐसे हल्का हल्का नहीं, जोर से बोलो। पहले बोलो इन ट्राइंगल एबीसी, पहले ट्राइंगल का नाम मेंशन करेंगे। वी हैव व्हाट? डीई पैरेलल, समझ में आ रहा है? टू प्रूफ क्या होगा बताओ? थोड़ा जोर से, AD बाय DB इज इक्वल टू, क्या सारे विद्यार्थी सहमत हैं इस बात से? कंस्ट्रक्शन सुनो, कंस्ट्रक्शन हम लोग का होगा टोटल 3 कंस्ट्रक्शन है। पहला क्या है कि आपको D से एक परपेंडिकुलर फेंकना है AE पे, दूसरा है कि E से एक परपेंडिकुलर फेंकना है AD पे, और CD जोड़ना है और BE जोड़ना है। बात आया समझ? टोटल 3 काम किए हैं मैं नाम भी दे देता हूं, इसको DF और इसको EG बोल देता हूं। तो कंस्ट्रक्शन में बोलूंगा कि ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AE and EG perpendicular AD, also join BE and CD। ये समझ में आ रहा है आप लोग? क्लियर है पूरा? ये कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में देखो मैं एक बात बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब आप अगर ये सोचेंगे कुछ दिनों के बाद में कंस्ट्रक्शन आप लोग को ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगे कि कंस्ट्रक्शन आप खुद सोच पाओ, वो असंभव है। ज्योमेट्री के अंदर में जहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन लगेगा, इट इज वेरी रेयर कि वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आए, थोड़ा प्रैक्टिस करके ही वो चीज डेवलप होता है। कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्शन कोई बता दे तो क्या पता प्रूफ में आपका दिमाग चल जाए फिर भी, लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में या जिस किसी भी थ्योरम में जो भी टाइप का कंस्ट्रक्शन में करके दिखाओ ना, ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में सबसे पहले फोकस करना कि कंस्ट्रक्शन में सर क्या कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का थॉट ऑटोमेटिकली नहीं आता। वो मतलब क्या कि जो कराया है वही आपको करना है, नया कुछ नहीं कर पाओगे, वो मुश्किल होता है सोचना। बात आया समझ? तो यहाँ पे देखो 3 कंस्ट्रक्शन किया मैंने। पहला बताओ मैंने क्या किया? क्षेत्र देखें, जोर से बोलें, DF परपेंडिकुलर AE, दूसरा EG परपेंडिकुलर AD, एंड तीसरा जॉइन CD एंड जॉइन BE। ये समझ में आया सारा का सारा आप लोग को? अच्छा, अब सुनो, 2 बढ़िया बढ़िया रेशियो निकालते हैं। पहला एरिया ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्राइंगल से कौन सा लोगे, कुछ भी ले लो, BDE ले लो। बोर्ड में देखो और देख के सोचो कि इसके एरिया को कैसे कैसे रिप्लेस कर सकते हो। ADE में भरने का ट्राई करता हूं, हाफ इंटू, मुझे मालूम है कि बेस इंटू हाइट का फॉर्मेट होता है, और नीचे भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मेट होगा। आप चित्र पे ध्यान से देखिए, ADE के साथ में जब मैं BDE को लूंगा ना, तो मेरा काम रहेगा कि सिंस BDE वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो इस साइड ही बेस और परपेंडिकुलर सोचेंगे हम लोग। और जब मान लो कि ADE के साथ में नेक्स्ट सिचुएशन आई विल टेक CDE, तब हम लोग इस साइड परपेंडिकुलर और बेस ढूंढने का ट्राई करेंगे। ADE के लिए अगर मैं इस साइड बेस ढूंढूं तो बेस क्या है बताओ? बोलो जोर से बोलो, AD। तो यहां भर देंगे AD। परपेंडिकुलर सोचो क्या है? अरे जोर से बोलो, EG। क्या सबको दिखाई पड़ रहा है ये चीज? कोई डाउट आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा ना? CDE के लिए बेस, सॉरी BDE के लिए बेस क्या होगा? जोर से बताओ। BD बेस होगा, तो चलो बेस की जगह पे तो BD आ गया। व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर क्या होगा? मैंने कुछ क्लास पहले आप लोगों को बताया था कि ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये जो ट्राइंगल है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है, पता है समझ? इसका जो परपेंडिकुलर है वो बाहर होगा, यही चीज इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर होगा, इस टाइप का सिचुएशन। बात आया समझ? तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा? जोर से बोलो। कुछ इनके बीच में कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है और EG से EG कैंसिल हो रहा है। क्या बचा बताओ? AD बाय BD। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? थोड़ा कि पूरा? मान लीजिए कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब सोचिए दोबारा से, एरिया ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ट्राइंगल इस बार CDE ले लो। मैं आप लोग को मौका देता हूं
टेक 10 सेकेंड्स एंड देन टेल मी कि किसके जगह पे क्या लिखे। चित्र देखो अच्छे से, सब समझ में आएगा। ट्राई करो। हाफ इंटू, सब लोग बोलो, ए ई इंटू डी एफ, नीचे भरो। हाफ इंटू सी ई इंटू, जोर से बोलो, सहमत है सब लोग? कुछ कैंसिल वैंसिल? हाफ से हाफ गया, डीएफ से डीएफ गया, क्या मिला बताओ? ए ई बाई सी। मैं आप लोगों को फिर से 10 सेकेंड और देता हूं, यहां तक घूर लो अच्छे से, कहीं कोई भी डाउट हो तो पूछो। कोई तीसरा और आखिरी बात, ये बात आप लोगों को पहले से मालूम है, पिछले साल एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। बोलो हाँ सर। क्या बोला मैंने, बताओ? ट्राइंगल्स स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ध्यान से बोर्ड पर घूरिए, देखिए डीई पैरेलल टू बीसी मैंने शुरू में मान लिया था। बोलो हाँ सर। जो बीडीई ट्राइंगल है और जो सीडीई ट्राइंगल है, कैन आई थिंक दे आर स्टैंडिंग ऑन बेस डी एंड दे आर लाइंग बिटवीन डी पैरेलल बीसी, सो विल दे हैव इक्वल एरिया? समझ में आया यहां तक? समझ में आया यहां तक? इन दोनों रेशियो को ध्यान से घूरो, इनका न्यूमरेटर आप देखो सेम ही है, अरे है कि नहीं? दोनों में एरिया ट्राइंगल क्या लिया हुआ है? एडी। और जो डिनोमिनेटर देखने में अलग अलग है, एक्चुअली सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल होने की वजह से ये वाला और ये वाला भी क्या होगा? सेम होगा। तो अल्टीमेटली ये रेशियो और ये रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया। और यदि ये रेशियो इक्वल हो गया तो क्या इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा? बोलो हाँ सर। और इनका अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो फाइनली क्या मिला आपको, बताओ? AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE। क्या ये क्लियर है? ये रिजल्ट चाहिए था हम लोग को। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब सुनो, ये तो है नॉर्मल बीपीटी, इसको मैं अपने मन में ऐसे सोचता हूं, अपर बाय लोअर। क्या सोचता हूं मैं, बताऊं? बोलो, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। अब इसका लॉजिक समझो क्या है। जैसे आपके ये साइड था और ये साइड था, ये वाला साइड भी दो पार्ट में टूट गया और ये साइड भी दो पार्ट में टूट गया। यहां देखो अपर पार्ट कौन सा है? ये वाला। और लोअर पार्ट कौन सा है? ये वाला। इस साइड अपर पार्ट कौन सा है? ये वाला। और इस साइड लोअर पार्ट कौन सा है? ये वाला। बात आ रहा है समझ में? तो बेसिकली जो फॉर्मेट वहां लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? अपर डिवाइडेड बाय लोअर। लेकिन सुनो, क्या हम इसका रेसिप्रोकल नहीं ले सकते? अरे बोलिए, ले सकते हैं कि नहीं? BD बाई AD विल बी इक्वल टू व्हाट? CE बाई AE। तो कभी अगर हमको किसी सिचुएशन में जरूरत पड़ जाए कि हमको BPT नहीं चाहिए, उसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो ले सकते हैं आराम से, डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो आप। और एक खास चीज देखो, यदि इस सिचुएशन में मैं दोनों बगल 1 जोड़ूं तो वह सही है कि गलत है? कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आज आप लोग। पक्का सही है? अब सुनो ध्यान से कि 1 जोड़ने पे होगा क्या चमत्कार होगा। देखो, AD बाई BD प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई CE प्लस 1। यहां सोचिए एलसीएम लेके क्या मिलेगा आपको? AD प्लस BD अपॉन BD और यहाँ पे AE प्लस CE अपॉन CE। बोलो हाँ सर। ये क्या है डायग्राम में देखो तो, अब चीखो चिल्लाओ। AB और नीचे क्या मिला बताओ? अरे बोलो। और यहाँ पे AC बाई CE। समझ में आया? मतलब बीपीटी में एक दोनों बगल +1 करने से ऐसा सिचुएशन आ जाता है। इसको मैं अपने मन में सोचता हूं होल बाय लोअर। सोचो, AB क्या है? AB होल है ना, ये वाला पूरा। और BD क्या है बताओ? लोअर, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा। बात आया समझ? बात आया समझ? इसका रेसिप्रोकल यदि ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा बताओ? BD बाई AB इज इक्वल टू बोलो CE बाई AC। समझ में आ रहा है? इसको मन में क्या सोचना चाहिए हमको? लोअर बाय होल। क्लियर हुआ? और ध्यान से सुनो, इसमें भी आप चाहो तो +1 वाला नाटक खेल सकते हो। इसमें अगर +1 वाला नाटक आप खेलेंगे तो देखिए क्या होगा। BD बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू CE बाई AE प्लस 1। BD प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू CE प्लस AE अपॉन AE। ध्यान से सोचेंगे तो AB बाई AD और यहां मिलेगा AC बाई AE। इसको सोचिए क्या बोलेंगे? चीखिए चिल्लाइए, होल बाय। क्या सहमत हैं इस बात से आप लोग? थोड़ा की पूरा? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? AD बाई AB
इज इक्वल टू AE बाई AC, और ये फॉर्मेट कौन सा है, अपर बाय होल। क्या ये बात समझ में आया? तो एक्चुअल में जो हम सिर्फ एक रिजल्ट बीपीटी का खोज रहे थे, एक्चुअल में टोटल 6 रिजल्ट है बीपीटी का। कितना रिजल्ट है? 6। सोचो क्या क्या फॉर्मेट, उसको याद रखना बहुत इजी। आप पहले देखो कि एक तो पैरेललिज्म होगा, जब आपको पैरेललिज्म दिख जाएगा उसके बाद एक आपके पास में अपर पार्ट होगा, एक आपके पास लोअर पार्ट होगा, और एक आपके पास में होल होगा। तो नॉर्मल बीपीटी जो सबसे सिंपलेस्ट बीपीटी का रिजल्ट है वो है अपर बाय लोअर का। किसका रिजल्ट है बताओ? अपर बाय लोअर का। इसका उल्टा क्या है? लोअर बाय अपर। क्लियर है? अपर बाय लोअर में एक बार 1 जोड़ के हम आगे पहुंचे होल बाय लोअर पे। बात आया समझ? बाकी क्या कि बीच का प्रोसेसिंग आपको नहीं चाहिए, आपको सीधा रिजल्ट मालूम होना चाहिए। क्या ठीक है? अगर दो पैरेललिज्म है कहीं पे तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा अपर बाय लोअर इमेजिन करो। आपको अगर जरूरत है कोई सिचुएशन में, आप डायरेक्टली अपर बाय होल इमेजिन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली लोअर बाय होल इमेजिन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली होल बाय लोअर इमेजिन कर सकते हैं, आप डायरेक्टली अपर बाय होल इमेजिन कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? क्वेश्चन के अंदर में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट आपको दिया हुआ होगा, आपको बोला हुआ रहेगा कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड और दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट साइड, और कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए दिया हुआ रहेगा। जो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके अंदर में हमेशा आपको अपर बाय लोअर जैसा मिलेगा कि बीपीटी लगाया आंसर आ गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आपको फाइनली प्रूफ करना होगा उसमें अपर बाय लोअर के फॉर्मेट की जगह रहेगा होल बाय लोअर, ये सपोज करो रहेगा होल बाय अपर, ये सपोज करो रहेगा अपर बाय होल, या ये भी रह सकता है लोअर बाय होल। बता रहा समझ? तो हमको उस समय में रोने धोने का जरूरत नहीं है, जेब से रुमाल निकाला और आंसू पूछना स्टार्ट कर दिया, वो सब नहीं, कुछ नहीं। हम तो बस दिमाग लगाएंगे, हम बोलेंगे हाँ बीपीटी का टोटल 6 रिजल्ट है, उसमें से अगर कोई रिजल्ट हमको चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है फिर हमको। और आप इनफैक्ट ये +1 वाला लॉजिक नहीं भी दिखाएंगे तो भी काम चलेगा। कुछ स्कूल्स में हालांकि ये दिखाया जाता है हर क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं भी दिखाएं तो बीपीटी का खुद का 2 रिजल्ट और उसके साथ में ये 4 एक्स्ट्रा रिजल्ट, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड है, आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते। क्या ये सारा बात आपको समझ में आया? थोड़ा आया कि बुरा आया? अब मेरे तरफ ध्यान से देखो, किसी एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन होगा जो उसके किसी एक साइड के पैरेलल होगा, बाकी बचा हुआ 2 साइड कितने टुकड़ों में टूटेगा? कितने टुकड़ों में टूटेगा? 4। एक साइड का 2 टुकड़ा और दूसरे साइड का और 2 टुकड़ा। उससे बीपीटी हमको क्या क्या देता है ये बताओ? अपर बाय लोअर एंड लोअर बाय अपर। प्लीज बोलते रहें। पहला अपर बाय लोअर एंड लोअर बाय अपर, दूसरा होल बाय लोअर एंड लोअर बाय होल, तीसरा होल बाय अपर एंड अपर बाय होल। दीज आर 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ बीपीटी जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या यहां तक सब बात क्लियर है? क्या यहां तक सब बात क्लियर है? कोई डाउट कहीं पे भी? पक्का? चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए फिर। सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट। लिखो स्टेटमेंट में if a line is drawn, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, then it divides the other two sides, then it divides the other two sides in the same ratio, full stop। नीचे लिखो गिवन, ये स्टेटमेंट था, अब इसका प्रूफ करेंगे। गिवन में लिखो ये एबीसी नहीं, पहले लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, गिवन में लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, देखो डीई पैरेलल बीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल एसी नहीं सॉरी बीसी, डीई पैरेलल बीसी। नीचे लिखो टू प्रूफ, इसमें लिखो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, फुल स्टॉप।
नीचे लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखो ड्रॉ, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AE, ड्रॉ DF परपेंडिकुलर AE एंड EG परपेंडिकुलर AD, EG परपेंडिकुलर AD, फुल स्टॉप। फिर लिखो ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CD, ऑल्सो ज्वाइन BE एंड CD, फुल स्टॉप। अब लिखो प्रूफ, प्रूफ इसमें लिखो एरिया ट्राइंगल ADE, एरिया ट्राइंगल ADE बाय एरिया ट्राइंगल BDE, एरिया ट्राइंगल ADE बाय एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, ये बोर्ड से कॉपी कर लो, तो हाफ इंटू AD इंटू EG, हाफ इंटू AD इंटू EG बाय हाफ इंटू BD इंटू EG इज इक्वल टू AD बाई BD, इज इक्वल टू AD बाई BD, हाफ और EG कैंसिल हो जाएगा। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर नीचे लिखो अगेन, अगेन एरिया ADE, अगेन एरिया ADE बाय एरिया CDE, बाय एरिया CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DF, हाफ इंटू AE इंटू DF बाय हाफ इंटू CE इंटू DF, हाफ इंटू CE इंटू DF, हाफ हाफ काट दो, DF DF काट दो, इज इक्वल टू AE बाई CE, इज इक्वल टू AE बाई CE। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फिर नीचे लिखो ऑल्सो, ऑल्सो triangle BDE, also triangle BDE and triangle CDE, and triangle CDE are standing on the same base, are standing on the same base DE, are standing on the same base DE and lying between, and lying between same parallels, same parallels DE parallel BC, DE parallel BC, DE parallel BC। नीचे लिखो hence area triangle BDE, area triangle BDE is equal to area triangle CDE, area triangle BDE is equal to area triangle CDE। हो गया? अरे हुआ कि नहीं? इसको कुछ मार्क करो, कितना नंबर होगा ये? 3, मार्क करो 3। नीचे लिखो फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3, बोर्ड की तरफ देखो एक बार, डायरेक्टली लिख सकते हैं AD बाई BD इक्वल टू AE बाई CE, काम खत्म। लिखो फ्रॉम 1, 2 and 3 AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, इज इक्वल टू AE बाई CE। नीचे लिखो रिमार्क्स, रिमार्क्स, रिमार्क्स में लिखो नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1 में लिखो BPT, BPT इज इक्वल टू, देखो अपर बाय लोअर इज इक्वल टू अपर बाय लोअर, दिस इंप्लाइज AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, इज इक्वल टू AE बाई EC। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 में ब्रैकेट में लिखो लोअर बाय अपर,
लोअर बाय अपर, लोअर बाय अपर। दिस इंप्लाइज लिखो BD बाय AD, लोअर बाय अपर, BD बाय AD इज इक्वल टू CE बाय EA, CE बाय EA। ठीक है। अच्छा एक बार बोर्ड की तरफ देखो ना, एक छोटा सा लॉजिक ना आप लोग को और समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। AD बाय BD और AE बाय CE ये जनरल में क्या फॉर्मेट है? अपर बाय लोअर। क्या फॉर्मेट है? अपर बाय लोअर। अब ध्यान से सुनना, जब नीचे BD था और तब अगर 1 ऐड किया तो फाइनल वाला में BD जिंदा रह गया और इसमें से AD गायब हो गया। जब नीचे AD था और तब अगर 1 ऐड किया तो फाइनल वाले में AD जिंदा है और BD गायब हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास में रेशियो में दो समान है, ऊपर भी कुछ है और नीचे भी कुछ है, आप इसमें से किसी एक को बचाना चाहते हैं और दूसरे को हटाना चाहते हैं, तो जिसको आपको बचाना है वो हमेशा आप कहां रखोगे? डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर। उसको हमेशा कहां रखना है आपको? डिनोमिनेटर में रखना है और फिर 1 ऐड करना है आपको। बात आया समझ? ये आया कि नहीं आया समझ? फिर दोहरा देते हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक हाफ है, यहाँ पे दूसरा हाफ है। आप इसमें से जिसको बचाना चाहते हैं उसको नीचे रखिए और 1 ऐड कर दीजिए। यदि BD बचाना है तो BD को नीचे रख के 1 ऐड करो, फाइनल में BD बचा हुआ रहेगा और बाकी दूसरा पार्ट गायब हो जाएगा। और अगर आपको AD बचाना है तो यहाँ 1 ऐड करने से AD बचेगा नहीं। AD बचाने के लिए पहले इसका रेसिप्रोकल लो, AD को डिनोमिनेटर में लाओ और फिर 1 ऐड करो। तो ये एक लॉजिक होता है, इसको अपन हमेशा याद रखें। जिसको बचाना है उसको हमेशा कहां रखेंगे? डिनोमिनेटर में, और हटाने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में रख के +1। क्लियर है? चलो लिखो फिर थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। अच्छा एक बार बोर्ड पे देखो, पूरा फुल मैनिपुलेशन लिखोगे क्या आप लोग? ये बस रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। तो ऐसा लिखो, अपर बाय लोअर +1 इंप्लाइज, अपर बाय लोअर +1 इंप्लाइज, डायरेक्टली लिखो AB बाय BD, AB बाय BD इज इक्वल टू AC बाय CE, AB बाय BD इज इक्वल टू AC बाय CE। यहां बोर्ड पर देखो क्या लिखा है मैंने, ये अपर बाय लोअर था, इसमें दोनों साइड 1 ऐड करने पे ये मैनिपुलेशन होता, रिजल्ट क्या आया हमारे पास में? AB बाय BD इज इक्वल टू AC बाय CE। इसका नाम लिखो, क्या नाम है इसका? होल बाय लोअर। इसके ब्रैकेट में लिख लें, यहां साइड में होल बाय लोअर, आप लोग इस साइड लिख लो, यहां लिख लो आप लोग होल बाय लोअर, होल बाय लोअर। फोर्थ पॉइंट इसी का रेसिप्रोकल लिखो, BPT इंप्लाइज, BPT इंप्लाइज लोअर बाय होल, BPT इंप्लाइज लोअर बाय होल इंप्लाइज BD बाई AB, BD बाई AB इज इक्वल टू CE बाई AC, CE बाई AC। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ये रिजल्ट नंबर कितना आप लोग? 4 की 5? 5 अब लिखेंगे ना। हाँ लिखो, फिफ्थ लिखो। फिफ्थ में लिखो, लोअर बाय अपर +1 इंप्लाइज, लोअर बाय अपर +1 इंप्लाइज, डायरेक्टली लिखो AB बाई AD, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE, इज इक्वल टू AC बाई AE। और ब्रैकेट में लिखना अपर नहीं सॉरी होल बाय अपर, ब्रैकेट में लिखें होल बाय अपर। और लास्ट रिजल्ट लिखो इसका रेसिप्रोकल, देखो अपर बाय होल इंप्लाइज AD बाई AB, AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, इज इक्वल टू AE बाई AC। शुरू से लेके एंड तक सारा चीज प्लीज पढ़ो तो फटाफट। मेरे क्या बोर्ड की तरफ देखो, देखो ध्यान से देखो। सपोज करो एक कोई ट्राइंगल है, ये BPT पे आखिरी बात PQR, और सपोज करिए यहां कोई लाइन है XY जो पैरेलल है QR के। मुझे 6 रिजल्ट बोर्ड पे देख के बताइए क्या क्या होगा। पहला रिजल्ट क्या होगा BPT का? PX बाय XQ इज इक्वल टू PY बाय YR। ये कौन सा रिजल्ट है? अपर बाय लोअर। इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा
बताओ क्या होगा, QX बाई XP इज इक्वल टू RY बाई YP। समझ में आया। थर्ड रिजल्ट है हम लोग के लॉजिक में होल बाई लोअर। बताओ PQ बाई XQ इज इक्वल टू PR बाई YR। इसका रेसिप्रोकल XQ बाई PQ इज इक्वल टू YR बाई PR या RP। बात आया समझ। पांचवा रिजल्ट होल बाय अपर क्या होगा बताओ, PQ बाय PX इज इक्वल टू PR बाय PY और उसका रेसिप्रोकल PX बाय PQ इज इक्वल टू PR बाय PY। समझ में आया, थोड़ा आया कि पूरा है। अच्छा अब बोर्ड पे सुनो, एक तो है BPT जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा। BPT बोलता है कि इफ इन ट्राइंगल ABC DE parallel BC then say AD by DB is equal to AE by EC। इस चित्र को भूल जाओ, ये फर्स्ट वाले को देखो, ये थोड़ा सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। A B C और ये लाइन है से D। दिस इज BPT। इस बात में कोई आपत्ति है क्या आप लोग? BPT तो बताया हुआ है। अरे आ रहा समझ के नहीं आ रहा? BPT में देखिए ये चीज को हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए गिवन है और ये वाला चीज हमारे लिए रिजल्ट है। रिजल्ट बोलो या कंक्लूजन बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। कन्वर्स ऑफ BPT सुनिए क्या बोलता है। कन्वर्स ऑफ BPT बोलता है सी BPT इफ इन ट्राइंगल ABC AD by DB is equal to AE by EC then DE पैरेलल BC। किसी भी थ्योरम का जो कन्वर्स होता है ना, उसका सिंपल एक ही लॉजिक है, पहले थ्योरम के लिए जो चीज गिवन होगा वो बाद वाले थ्योरम के लिए, कन्वर्स थ्योरम के लिए रिजल्ट हो जाएगा, और पहले थ्योरम के लिए जो भी रिजल्ट होगा वो सेकंड वाले थ्योरम के लिए गिवन हो जाएगा। बात आ रहा है समझ। BPT के लिए गिवन क्या है? पैरेललिज्म। अरे क्या है? और रिजल्ट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी। रिजल्ट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी। कन्वर्स BPT के लिए गिवन होगा क्या? प्रोपोर्शनैलिटी। रिजल्ट क्या होगा? पैरेललिज्म। दोहराते हैं इस बात को, कोई थ्योरम और उसका जो कन्वर्स होता है, जो थ्योरम के लिए गिवन एंड रिजल्ट है, कन्वर्स में जाके वो चीज एक्सचेंज हो जाता है, रिजल्ट बन जाता है गिवन और गिवन बन जाता है रिजल्ट। बता रहा समझ। BPT के टाइम पे गिवन क्या था? पैरेललिज्म। जोर से बोलो, पैरेललिज्म। और रिजल्ट क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी। रिजल्ट क्या था? प्रोपोर्शनैलिटी। और कन्वर्स BPT के टाइम पे गिवन क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी। रिजल्ट क्या हो जाएगा? पैरेललिज्म। अब यहाँ एक खास बात है, मैं क्वेश्चन कराते समय या अभी प्रूफ कराते समय तो मैं आपको बस इसी का प्रूफ कराऊंगा, ठीक है, कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल होल्ड। पता है समझ। बट इन रियलिटी जैसे BPT का हमने टोटल कितना चेहरा देखा? जोर से बताओ, 6 चेहरा देखा हमने। तो ऐसा है कि उस 6 रिजल्ट से हम कन्वर्स क्लेम कर सकते। पता है समझ। यहां पे बोला कि अगर किसी ट्राइंगल में अपर बाय लोअर इक्वल टू अपर बाय लोअर होता है तो पैरेललिज्म होगा। लेकिन इन केस कभी हमको ऐसा मिला कि कोई एक ट्राइंगल इसमें अपर बाय होल इक्वल टू अपर बाय होल हो रहा है, तो भी हम ये क्लेम कर पाएंगे। किसी ट्राइंगल में लोअर बाय होल इक्वल टू लोअर बाय होल हो रहा है, तो भी हम वो चीज क्लेम कर पाएंगे। ये मतलब जो 6 BPT का स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने देखा, एक तो मेन रिजल्ट और उसके साथ में 4 और एडिशनल रिजल्ट, उसमें से अगर कोई भी होल्ड कर रहा है किसी ट्राइंगल में, आप डायरेक्टली वहां से क्लेम कर सकते हैं पैरेललिज्म। क्या ये बात समझ में आया? करते समय हम सिर्फ एक रिजल्ट का प्रूफ देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास में यहाँ पे कितना सिचुएशन पॉसिबल है? 6 सिचुएशन। उस 6 में से कोई भी आए तो उस सिचुएशन से आप डायरेक्टली पैरेललिज्म क्लेम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? अब सुनो इसका प्रूफ। कन्वर्स BPT का प्रूफ जो है वो थोड़ा सा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आप लोगों को याद होगा ही, प्रूविंग ऑफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि जो हमको चाहिए उसके ऑपोजिट को ट्रू मान देते हैं, और उसके बाद हम कुछ करते हैं कि थोड़ा बुद्धि लगा के कोशिश करते हैं कि अपने एजम्पशन को ही फाइनली गलत साबित कर। ये बात समझ में आ रहा है? यहां इस सिचुएशन में अगर मैं CBPT देखूं तो मुझे फाइनली प्रूफ क्या करना है ये बताओ। DE पैरेलल, DE पैरेलल, अरे DE पैरेलल। गिवन क्या होगा? इन ट्राइंगल ABC
AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, फिर से बताओ तो गिवन क्या होगा? इन ट्राइंगल ABC AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। टू प्रूफ क्या होगा हमारे लिए? DE पैरेलल BC। बात आया समझ? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से सुनो ध्यान से हम क्या करेंगे। प्रूफ देखो इसका, ये गिवन है हम लोग के लिए और टू प्रूफ हम लोग के लिए ये वाला है। कंस्ट्रक्शन कुछ होगा नहीं इसके अंदर में, सीधा प्रूफ ही होगा। प्रूफ सुनो, लेट इफ पॉसिबल DE नॉट पैरेलल टू BC। अगर संभव है तो मान लो कि DE BC के पैरेलल नहीं। ठीक है, क्लास 9 में यूक्लिड ज्योमेट्री में आपने एक बात पढ़ा था कि एक लाइन और एक पॉइंट कभी अगर ऐसा रहे, इस पॉइंट से टोटल नंबर ऑफ लाइन कितना पास होता है? बोलो जोर से बोलो, इनफाइनाइट। और उस इनफाइनाइट लाइंस में से एक लाइन ऐसा होता है जो इसके पैरेलल होता है, सिर्फ एक लाइन। ये होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? सपोज करो यहाँ कोई लाइन है, यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई पूछे कितना लाइन जाएगा? इनफाइनाइट लाइन। बोलो हाँ सर। उस इनफाइनाइट में से इसके पैरेलल कितना आदमी होगा? सिर्फ एक आदमी। ये बात समझ में आ रहा है? अब आप बोल रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, लेकिन यहाँ BC एक लाइन है और D अपने आप में क्या है? एक पॉइंट है। अरे है कि नहीं? तो इस पॉइंट से यदि DE इसके पैरेलल नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई तो एक लाइन ऐसा होगा जो इसके पैरेलल होना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा है कि पूरा है? मान लो कि ये DF लाइन जो है वो BC के पैरेलल है। क्लियर है? सिंस वी आर क्लेमिंग कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, बट वी नो कि फॉर एवरी लाइन एंड पॉइंट देयर इज ऑलवेज वन मोर लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। So since BC is a line and D is a point, तो D पॉइंट से पास होने का कोई तो ऐसा लाइन होगा जो BC के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो हम फिर बोलेंगे यहाँ पे एंड लेट DF पैरेलल BC, ऐसा मान के चलो। अब अगर DF पैरेलल टू BC है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्या है DF पैरेलल टू BC? तो क्या आपको लगता है कि BPT अप्लाई होना चाहिए? क्योंकि BPT हर पैरेललिज्म पे अप्लाई होता है। BPT के हिसाब से मुझे बताओ कि DF और BC में क्या रिलेशन बोलोगे आप? फिर बोलो जोर से बोलो, AD बाई DB इज इक्वल टू बोलो AF बाई FC। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? थोड़ा सा कि पूरा? पक्का? सुनो, ये सोचो इक्वेशन 1 और ये सोचो इक्वेशन 2। ये तो हमको गिवन है कि ये होल्ड करेगा और ये हमारे एजम्पशन के हिसाब से हमको मिला। क्या इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है? अरे है कि नहीं? देखो और बोलो, पक्का है? तो यदि लेफ्ट सेम है तो आपको लगता है कि राइट भी सेम होगा? बोल नहीं रहे हैं? पक्का? क्या होगा बताइए? AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC। क्या सब लोग इस बात से सहमत है? थोड़ा है कि पूरा है? अब सुनो छोटा सा बात, एक काम करो, 1 जोड़ लो दोनों तरफ। AE बाई EC इज प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाई FC प्लस 1। यहां पे देखो क्या होगा, AE प्लस EC बाई EC इज इक्वल टू AF प्लस, सब लोग बोलो, FC बाई FC। ठीक है ये वाला? ये चीज डायग्राम के हिसाब से क्या होना चाहिए बताओ? जोर से बताओ। और ये वाला चीज भी क्या होना चाहिए? तो यहां बेसिकली क्या मिला आपको? AC बाई EC इज इक्वल टू AC बाई FC। ये ठीक है? आपको लग रहा है AC AC कैंसिल हो जाएगा, सेम हो गया दोनों तरफ। अल्टीमेटली हमको यहां से मिला कि EC इज इक्वल टू FC, यानी कि C से स्टार्ट हुआ और E तक पहुंचा ये लेंथ, और ये लेंथ सेम होना चाहिए। ये कब संभव है? जब E और F पॉइंट क्या करेगा? कोइंसाइड। क्या करेगा? कोइंसाइड। तो जो हमारा एजम्पशन था कि DF एक नया लाइन होगा, एक अलग लाइन होगा, वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? DE पैरेलल टू BC। प्रूफ आया? समझ के दोहराएं इसको। थोड़ा आया कि बुरा आया? फिर भी इच्छा है मेरे कि दोहराएंगे एक बार। मैं थोड़ा कम बोलूंगा, आप लोग बेसी बोलना। स्टार्टिंग गिवन क्या है पढ़ो? हर्ष उठो। इन ट्राइंगल ABC AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अच्छा, टू प्रूफ क्या होगा हमारे लिए? DE पैरेलल BC। टू प्रूफ क्या होगा? DE पैरेलल BC। अब उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसके अंदर में। मेथड कौन सा यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा यूज करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ का सबसे पहला स्टेटमेंट
लेट इफ पॉसिबल डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अब अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो बीसी एक लाइन है, डी एक पॉइंट है, डी से पक्का कोई ना कोई लाइन तो होगा जो बीसी के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इसलिए क्या एज्यूम कर लेंगे, हाथ हाथ बताओ, एंड लेट डीएफ पैरेलल बीसी। क्या एज्यूम करेंगे बोलो, लेट डीएफ पैरेलल बीसी। उसके बाद में अगर डीएफ पैरेलल टू बीसी है तो ये वाला चीज कैसे आया, बीपीटी कैसे आया ये वाला चीज, और ये क्या आया मेरे पास, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एएफ बाई एफसी। क्या इस बात से सहमत है? अच्छा, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 दोनों का लेफ्ट क्या है, सेम, तो राइट भी क्या होना चाहिए। अल्टीमेटली 1 2 कंपेयर करके क्या मिल गया हमको, ए बाई ई सी इज इक्वल टू ए बाई एफ सी। क्या ये समझ में आया? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं तो ये इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड ईच अदर, यहीं से सीधा बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ लीजिए, ए सी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आप यहां पहुंच जाएंगे ई सी इक्वल टू एफ सी। ये तभी पॉसिबल जब ई और एफ क्या हो, सेम पॉइंट, क्या हो, सेम पॉइंट। और अगर वो लोग कोइंसाइड करेगा तो जो हम मान रहे थे कि डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डी इज पैरेलल टू बीसी। समझ में आया? लिखो, पहले लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, स्टेटमेंट लिखो, इफ अ लाइन बीपीटी, देखो इसमें इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, then the line must be parallel to the third side, full stop। लिखो गिवन, लिखो इसमें, देखो इन ट्राइंगल एबीसी AD by DB is equal to AE by EC। इन ट्राइंगल ABC AD by DB is equal to AE by EC। इसको यहीं पे इक्वेशन 1 मार्क भी कर लो, इक्वेशन 1। अब डायग्राम साइड में बना लो, पहले डायग्राम में ये एरो मत देना, हो गया। लिखो इसके नीचे लिखो प्रूफ में लिखो, अच्छा टू प्रूफ भी लिख लो, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखो टू प्रूफ में लिखो डीई पैरेलल बीसी, टू प्रूफ डीई पैरेलल बीसी। फिर नीचे लिखो प्रूफ में लिखो लेट इफ पॉसिबल डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। ये आप लोग पूरा वर्ड्स में लिखना, इस तरह का सिंबल यूज मत करना, ठीक है, ये आप लोग के लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। वर्ड्स में लिखो डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, एंड let DF parallel BC, and let DF parallel BC। नीचे लिखो therefore in triangle ABC by BPT लिखो AD by DB is equal to AF by FC is equal to AF by FC। इक्वेशन नंबर कितना होगा ये 2, मार्क करो 2। फिर नीचे लिखो फ्रॉम 1 and 2 लिखो AE by EC is equal to AF by FC is equal to AF by FC। नीचे लिखो दिस एम्प्लाइज, अच्छा एक सेकंड मेरे तरफ देखो,
क्या करें, ये लिखवाएं कि सीधा यहीं से लिखवा दें? ये लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? चाहिए, लिखो AE by EC, this implies AE by EC plus 1 is equal to AF by FC plus 1 is equal to AF by FC plus 1। बाकी बोर्ड से कॉपी कर लो, ये यहां तक पहुंचो। हो गया? यहां पहुंचने में कॉमा लेके लिखो विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincides, which is possible only when E and F coincides, hence DE parallel BC, hence DE parallel BC। इसके नीचे के रिमार्क लिखो, लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रिमार्क में लिखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब सीबीपीटी, सीबीपीटी कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम U by L comma U by W comma L by W, can be claimed from U by L comma U by W comma L by W or any such result बोर्ड पर देखो एनी सच रिजल्ट से मैं क्या मीन कर रहा हूं, इसका रेसिप्रोकल, या तो लोअर बाय अपर आ जाए या होल बाय अपर आ जाए या होल बाय क्या आ जाए, लोअर आ जाए। क्लियर हुआ? चलो अब क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो इन द फिगर DE parallel BC, in the figure DE parallel BC if in the figure DE parallel BC find X, क्वेश्चन शॉर्ट कर लो, इन द फिगर DE parallel BC find X। बोर्ड पे देखो फिगर बनाओ, हुआ? लिखो इसमें लिखो since DE parallel BC, therefore AD by DB is equal to AE by EC, this implies X by X minus 2 is equal to X plus 2 by X minus 1। करो तो सॉल्व फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, in the figure DE parallel AQ, DE D for दिल्ली, E for एलिफेंट, AQ मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, देखो DE पैरेलल AQ, दूसरा DF पैरेलल AR, then show that EF पैरेलल QR, फिगर बनाओ,
बना फटाफट। बोर्ड पे देखें, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहले सोचिए जो ये DE पैरेलल टू AQ है, इसको कौन से ट्राइंगल में देख पा रहे हैं आप लोग? ट्राइंगल, ट्राइंगल सोचिए, ट्राइंगल। हाँ नहीं दिया हुआ, कौन से ट्राइंगल में दिया हुआ? PQA। आप डी में धोखा हो गया क्या? अच्छा, अरे नहीं नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एक चीज मिसिंग था, डी बना लीजिए। ठीक है, आप प्लीज बोर्ड पर देखिए, DE पैरेलल टू AQ कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है आप लोग को? PQA। ध्यान से टाइम लीजिए, मुझे बीपीटी का रिजल्ट बताइए इस पैरेललिज्म की वजह से इस ट्राइंगल पे। सब लोग थोड़ा जोर से बोलिए, PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DA। क्या सहमत हैं सब लोग इस बात से? थोड़ा की पूरा। और एक पैरेललिज्म हमको दिया हुआ, ये पैरेललिज्म नंबर 1 था, और पैरेललिज्म नंबर 2 कितना है? DF पैरेलल AR। उसको ध्यान से फिर से चित्र में देखिए, रिजल्ट बताइए, जोर से बोलिए, PD बाई DA इज इक्वल टू PF बाई FR। पहले सोचिए कि इन दोनों से कुछ क्लेम कर सकते हैं क्या? एक सुंदर बात क्लेम कर सकते हैं शायद, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अरे जोर से बोलो। अब एक चीज बताओ, फाइनली आपका सपना क्या था? EF पैरेलल QR। फाइनली सपना क्या था? EF पैरेलल QR। मैं एक बात आपको और बताता हूं, सुनो। जब कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको पैरेललिज्म दिया हुआ हो शुरू में, और फाइनली कुछ ना कुछ रेशियो वाला टाइप का चीज आपको प्रूव करना है, बात को थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ ना कुछ क्या प्रूव करना है आपको? रेशियो। तो उस सिचुएशन में सिर्फ बीपीटी लगा के काम हो जाता है, क्योंकि बीपीटी आप लगाएंगे कब? जब पैरेललिज्म होगा। और बीपीटी लगा के आपको मिलेगा क्या? प्रोपोर्शनैलिटी, वही आपको चाहिए। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें पैरेललिज्म या प्रोपोर्शनैलिटी दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ है, बट फाइनली आपको पैरेललिज्म चाहिए, फाइनली क्या चाहिए आपको? पैरेललिज्म। तो वहां ध्यान रखिएगा कि फाइनल स्टेज में ऑलवेज हम लोग यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी का ही रिजल्ट पैरेललिज्म है। बोलो हाँ सर। विदाउट यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी वोंट बी एबल टू गेट पैरेललिज्म। अब यहां हमको पैरेललिज्म चाहिए कि रेशियो चाहिए? पैरेललिज्म चाहिए कि रेशियो चाहिए? तो यूज क्या होगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सोचने वाला बात है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए भी पहले एक रेशियो चाहिए हमको। आप सोचो कि आपको क्या पैरेलल चाहिए? EF पैरेलल QR। डायग्राम में पहले प्रॉपर्ली उसको रियलाइज कर लो। देखो EF यहां पे है और QR यहां पे है। जस्ट इमेजिन कि EF पैरेलल QR करने के लिए हमको क्या चाहिए? PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। क्या वो हमको मिला कि नहीं मिला? मिल गया। बस यहां से स्टेटमेंट दें, काम खत्म। थॉट समझ में आया कि नहीं आया? बीपीटी कहां यूज होता है? जहां रिजल्ट में पैरेललिज्म चाहिए कि रेशियो चाहिए? रेशियो। और कन्वर्स बीपीटी कहां यूज होता है? जहां रिजल्ट में पैरेललिज्म चाहिए। ठीक है, लिखो देखो, इन ट्राइंगल PQA, in triangle PQA we have ED या DE parallel AQ। we have DE parallel AQ। we have DE parallel AQ। नीचे लिखो, therefore by BPT लिखो, PE by EQ is equal to PD by DA। PE by EQ is equal to PD by DA। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 1। PE by EQ is equal to PD by DA, इक्वेशन 1। फिर नीचे लिखो, अगेन इन ट्राइंगल PAR, अगेन इन ट्राइंगल PAR we have DF parallel AR। we have DF parallel AR। नीचे लिखो, therefore by BPT लिखो, PF by FR is equal to PD by DA, is equal to PD by DA। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2। फिर लिखो, फ्रॉम
1 and 2 from 1 and 2 लिखूं PE by EQ is equal to PF by FR. PE by EQ is equal to PF by FR. PE by EQ is equal to PF by FR. नीचे देखो, using this in triangle, अच्छा सुनिए, ये रिजल्ट हम कौन से ट्राइंगल के लिए यूज कर रहे हैं, तो ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है। कौन सा ट्राइंगल है फिर बोलो, PQR लिखो। यूजिंग दिस इन ट्राइंगल PQR by converse of BPT, using this in triangle PQR and भी लगा दो एक, and by converse of BPT and by converse of BPT EF parallel QR, EF parallel QR, hence proved।